Hi, dear bankers. Welcome to EduTap. This is CHAP Target 50 series of Indian economy and Indian financial systems. So आज के लेक्चर 13 में हम बात करने वाले हैं FDI, FII and economic development की. So FDI and FII is one of the most important topics in the JAB examination और especially पिछले कुछ सालों में मैं अगर बात करूँ अटेम्प्ट्स की तो इनमें से क्वेश्चन उठकर आते ही हैं. तो आज का ये लेक्चर जो है इट इज़ इम्पॉर्टेंट. ऑल्सो फॉर द पीपल हु आर वॉचिंग दिस सीरीज फॉर द फर्स्ट टाइम लेट मी टेल यू, ये जैप टारगेट 50 सीरीज का जो टारगेट है वो ये है कि 50 टॉपिक्स के थ्रू आप अपने जैप को क्वालिफाई कर सको. तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो यहाँ पर हम कवर कर रहे हैं. साथ ही मैं आपको बता दूं कि एक डॉक्यूमेंट हमने प्रिपेयर करी है जिसमें आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, PYQs एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs मिल जाएंगे. आपकी प्रैक्टिस के लिए, आपकी स्ट्रैटेजी बनाने के लिए एग्जाम को लेके ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे. इन्हें आप डाउनलोड कर सकते हो, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है एंड इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट. So let's get started with the concept today, that is foreign direct investment. क्या होता है foreign direct investment? देखो ये टॉम क्रूज है, ठीक है. लेट्स से ये यूएस में रहता है और इसे इंडिया में पैसा डालना है, ठीक है, इंडिया में बिजनेस करना है. अब जब तो इसे इंडिया में बिजनेस करना है, यानी कि इसको ऑपरेशंस का हिस्सा बनना है, ओनरशिप राइट्स चाहिए, इसे चाहिए कि एक फॉरेन की मशीनरी है, इसे पता है कि इंडिया में कुछ बिजनेसेस चल रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक के और इसके पास ऐसी मशीनरी है कि एक्वायर करके यहाँ पर इस्टेब्लिश करना चाहता है और उससे इंडिया में प्रोडक्ट्स बनाकर बेचना चाहता है, या फॉरेन में भी है ना, इट कैन बी आइदर वे. बट एज अ फॉरनर ही वॉन्ट्स टू इन्वेस्ट इन द बिजनेस, ठीक है. तो व्हेन इट इज डन इन ऑर्डर टू ओन एंड कंट्रोल द बिजनेस, ठीक है, तो जब इन्वेस्टमेंट हो, पैसा डाला जाए, मशीनरी खरीदवाई जाए, जॉब क्रिएशन करवाई जाए, इन विद अ ऑब्जेक्टिव कि हमें बिजनेस को ओन करना है या कंट्रोल करना है, तब इसे कहा जाता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है. तो एफडीआईज के केस में कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन होगा तो ही विल बी कंसिडर्ड, है ना. उसकी जो मतलब जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स हैं उनको कंसिडर किया जाएगा डिसीजन मेकिंग के लिए. वो जो पैसा डाल रहे हैं अल्टीमेटली वो इंडिया में गुड्स एंड सर्विसेज बनाने में मदद कर रहा है, यानी कि जीडीपी में जो बढ़ोतरी हो रही है उसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मदद कर रही है. जॉब क्रिएशन होती है, बिल्कुल होती है, हायर प्रोडक्टिविटी होती है एंड इकोनॉमिक ग्रोथ होती है. तो ये सारे के सारे पैरामीटर्स जो हैं ये एफडीआई मेक श्योर करता है कि हों. क्यों ज़रूरी है एफडीआई बहुत ज़्यादा? क्योंकि फॉरेन रिजर्व्स बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे, ठीक है, और ऐसे बढ़ेंगे कि बिजनेसेस की कोर में ये लॉन्ग टर्म के लिए एसोसिएट होते हैं. ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसा डाला और जब मार्केट फ्लक्चुएट हुई और अपना बाय बाय कर दिया, नहीं, दे आर इन इट फॉर द लॉन्ग टर्म. सो 3.5 बिलियन एफडीआई जो है लिमिट थी 2004-5 में, लेकिन लेटर ऑन इट इंक्रीज टू 36.6 बिलियन, शोइंग के इंडियन मार्केट जो हैं वो एक्सपैंड हो रही हैं और फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं दे आर गेटिंग मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द इंडियन मार्केट फॉर द ग्रोथ प्रोस्पेक्ट. लिबरलाइज्ड सेक्टर्स, यानी कि वो सेक्टर्स जो कि एफडीआई में काफ़ी आगे जा चुके हैं, दैट इज डिफेंस, कंस्ट्रक्शन, एविएशन, प्राइवेट बैंकिंग, सैटेलाइट एंड क्रेडिट इन्फो. तो ये कुछ सेक्टर्स हैं जिन्होंने एफडीआई बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट कर ली है, लेकिन हम इस पर कन्फाइंड नहीं रहेंगे, लिमिटेड नहीं रहेंगे. हम बहुत डीपली पढ़ेंगे कि एफडीआई की लिमिट्स क्या क्या है, परसेंटेज क्या क्या है, और वो आज का आपका होमवर्क भी रहेगा क्योंकि आपको वो याद करना है. तो रूट्स की बात करें, सो देर आर 2 रूट्स ऑफ एफडीआई, ऑटोमेटिक रूट एंड गवर्नमेंट रूट. ऑटोमेटिक रूट इज द वन जहां पर एफडीआई को कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है. बस ये देखना है कि एफडीआई की जो लिस्ट है, एफडीआई के सेक्टर्स की लिस्ट है जहाँ जहाँ पर अलाउड है और कहाँ कहाँ पर अलाउड नहीं है, उस लिस्ट का पार्ट होना चाहिए. तो फिर आप ऑटोमेटिक रूट से एंट्री ले सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कहीं पे रिपोर्टिंग नहीं करनी पड़ेगी, परमिशन नहीं लेनी, लेकिन रिपोर्टिंग तो पक्का करनी पड़ेगी. किसको करनी है? रिपोर्ट करना है. अगर ये जेठालाल की कंपनी है, यहाँ पे थी ना इंडिया में जो ऑलरेडी चल रही है, दैट इज जेठालाल की कंपनी, टॉम क्रूज को आकर इन्वेस्ट करना है, ठीक है. तो आरबीआई के रीजनल ऑफिस में विद इन 30 डेज ऑफ रिसीविंग द मनी, तो जो $1 मिलियन ये रिसीव कर रहा है जेठालाल, विद इन 30 डेज ऑफ रिसीविंग दैट मनी ही हैज टू रिपोर्ट इट टू द आरबीआई रीजनल ऑफिस. एंड आफ्टर इशूइंग शेयर्स टू द फॉरेन इन्वेस्टर्स, एक बार अपनी कंपनी की ओनरशिप राइट्स उसको दे दिए, शेयर्स दे दिए, तो वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं आरबीआई के पास. ये ऑटोमेटिक रूट के अंदर 2 रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स हैं जो फुलफिल होनी ही है. देन यू हैव द गवर्नमेंट रूट. गवर्नमेंट रूट के अंदर हमें अप्रूवल लेना पड़ता है प्रायर, ठीक है, प्रायर परमिशन लेनी पड़ती है गवर्नमेंट की, और ये कंपलसरी है.
ऑल्सो अगर 5,000 करोड़ से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट रिसीव हो रही है तो इस केस में कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है, इट विल चेक कि ये प्रपोजल जो है ये कितना सही है और कितना वैलिड है, तो उसकी परमिशन जो है कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स आपको देगी। अगर पाकिस्तान से किसी भी तरीके की एफडीआई आ रही है तो उसको ऑटोमेटिक रूट अलाउड ही नहीं है, उसको हमेशा और हमेशा गवर्नमेंट रूट के सहारे से एंट्री लेनी पड़ेगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ऑटोमेटिक एंड गवर्नमेंट रूट को लेकर याद रखनी है। बिफोर मूविंग हेड आई ऑल्सो वांट टू टेल यू द टाइप्स ऑफ एफडीआईज, ठीक है। देर आर 3 टाइप्स ऑफ एफडीआईज, या सो यहाँ पे दिया नहीं हुआ बट देर आर 3 टाइप्स ऑफ एफडीआईज, लेट मी टेल यू अबाउट देम। ग्रीनफील्ड, ग्रीनफील्ड, ब्राउनफील्ड एंड जॉइंट वेंचर, ठीक है। तो ग्रीनफील्ड वो होता है जहां पर फर्स्ट टाइम बिजनेस इस्टेब्लिश हो रहा है फ्रेशली मतलब टॉम क्रूज आ रहा है इंडिया में और जीरो से अपना बिजनेस जो है यहाँ पर इस्टेब्लिश कर रहा है, दैट इज ग्रीन फील्ड। ब्राउन फील्ड होता है कि ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड बिजनेस है, जैसे ऑलरेडी यहाँ पर जेठालाल का बिजनेस चल रहा था एंड टॉम क्रूज ने आकर उसमें पैसा डाला, एक्वायर्ड ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस, ठीक है। सो इसका एक एग्जांपल अगर मैं दूं, इट इज रैनबैक सी बाय डाइची सांक्यो, है ना। ग्रीनफील्ड का एग्जांपल दूं तो मैकडोनल्ड्स जीरो से आके अपनी यहाँ पर एस्टैब्लिशमेंट करी। जॉइंट वेंचर मतलब जब दो कंपनीज हाथ मिलाती हैं, ठीक है, इंडिविजुअल इंडिविजुअल कंपनीज हैं बट दे कम टुगेदर फॉर अ कॉमन गोल, दैट इज कॉल्ड जॉइंट वेंचर। इसका एग्जांपल है हीरो होंडा, ठीक है। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं, बहुत छोटी सी, ये आपको याद रखनी है। अब ये आ जाती है लिस्ट एफडीआई लिमिट्स की, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। एफडीआई के अलग अलग सेक्टर्स हैं और इसमें लिमिट्स आपको दी हैं और एंट्री रूट बताया हुआ है और ये आपको याद करना है, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन उठ के आता ही है। लास्ट टू लास्ट अटेम्प्ट में 2 क्वेश्चंस आए थे, लास्ट में आई थिंक लास्ट में भी 2 क्वेश्चंस के करीब इसमें से आए थे। तो एवरी एग्जाम साइकिल क्वेश्चंस कम्स फ्रॉम दिस एंड यू हैव टू रिमेंबर इट, ठीक है। तो ये लिस्ट है, इसमें हर एक सेक्टर के बारे में बताया हुआ है, कितने ऑटोमेटिक है, कितने गवर्नमेंट रूट से है, और उसमें अंदर बाइफर्केशन भी है। फॉर एग्जांपल प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज की बात यहाँ पर करी गई है। तो 74% टोटल एफडीआई लिमिट अलाउड है, जिसमें से कि अगर 49% तक है तो ऑटोमेटिक आ सकते हो, लेकिन अगर 49 से ज़्यादा है 74 तक, ठीक है, तो 50 से 74 के बीच में जो है गवर्नमेंट रूट का सहारा लेना पड़ेगा और ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। द लिस्ट इज़ लॉन्ग बट कोई बात नहीं, हमारे पास टाइम भी है बहुत ज़्यादा, नवंबर में है एग्ज़ाम, है ना। तो 5-5 भी करके अगर आप याद करो तो ये आराम से आपके हो जाएंगे। दीज आर अप्रॉक्सीमेटली 37, है ना, 40 लगा लो आप, तो 40 डिवाइडेड बाय 5, है ना, 8 दिन के अंदर अंदर आपके ये हो जाएंगे। सो 8 डेज 5-5 आप याद करने की कोशिश करो एंड मेक श्योर दैट यू रिवाइज इट फ्रीक्वेंटली ताकि एग्जाम तक आपके दिमाग में ये रह जाए। सो देन यू हैव योर FII। FII इज व्हाट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ये वो चीज़ है जो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करती है, ठीक है। अब टॉम क्रूज को कोई लेना देना नहीं है कि बिजनेस क्या कर रहा है जेठालाल, कौन सा बिजनेस है, क्या इसकी डिसीजन मेकिंग रहेगी, किसी चीज़ का इसको कोई लेना देना नहीं है। इसके पास सिर्फ कुछ डॉलर्स पड़े हैं, लेट्स से $1 मिलियन, एंड ही वांट्स टू इन्वेस्ट इन द शेयर मार्केट, ठीक है, और इंडियन कंपनीज में इसको इन्वेस्ट करना है। तो ये आया, जो कंपनी के शेयर्स इसको दिख रहे थे, इसने कुछ खरीदे एंड ही बिकेम लाइक 5% ओनर, है ना। शेयर्स खरीद के ओनर तो आप बन ही जाओगे, लेकिन आपको डिसीजन मेकिंग से कोई लेना देना नहीं है। और वन ऑफ द FIIs, आपके जैसे और भी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। तो जैसे ही कंपनी के स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म करेंगे, कंपनी बेहतर परफॉर्म करेगी, तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर लोगे, और अगर डाउनवर्ड जा रहा है तो आप एकदम छोड़ के भाग जाओगे, है ना, आप एग्जिट ले लोगे। एग्जिट ले लोगे का मतलब इन फाइनेंस लैंग्वेज मीन्स यू विल सेल योर शेयर्स एट द राइट टाइम, स्टॉप लॉस लगा के चले गए। तो कहने की बात ये है, अच्छे स्टॉप लॉस एंड ऑल, तो पीपल हु नो द टेक्निकलिटीज दे वुड नो के फ्यूचर एंड ऑप्शंस, है ना, और इंट्राडे एंड ऑल, उसमें स्टॉप लॉस लगता है, लॉन्ग टर्म में नहीं लगता। बट दिस इज जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट कि वो बाय बाय बोल के भाग जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ये मत लिख देना कि मैम स्टॉप लॉस तो लॉन्ग टर्म में लगता ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं लगता ठीक है। तो एनीवे, शॉर्ट टर्म कैपिटल इन्वेस्टेड इन स्टॉक्स, बॉन्ड्स, हेज फंड्स। हेज फंड्स क्या होते हैं? जो रिस्क मैनेजमेंट के लिए फंड्स होते हैं, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट के लिए जो फंड्स होते हैं, दे आर कॉल्ड हेज फंड्स। एंड बॉन्ड्स, स्टॉक्स, बॉन्ड्स क्या होता है? बॉन्ड्स आर डेट इंस्ट्रूमेंट,
ठीक है, जैसे स्टॉक्स होते हैं, ये आपको ओनरशिप राइट्स देते हैं किसी कंपनी पर, और इन्हें हम इक्विटी कहते हैं, है ना, दिस इज द इक्विटी। बट डेट इंस्ट्रूमेंट जो है, दीज आर द बॉन्ड्स, तो इसके बदले कर्ज उठाती हैं कंपनी। सो इफ यू इन्वेस्ट इन कंपनीज बॉन्ड्स, आप उनको डेट दे रहे हो। तो इस तरीके से डेट फंड्स के जरिए, इक्विटी के जरिए, या रिस्क मैनेजमेंट या लॉस को कम करने के जो फंड्स हैं, हेजिंग फंड्स इनको बोलते हैं, उसके जरिए टॉम क्रूज पैसा जो है इंडियन कंपनीज में लगा सकता है। ये काफ़ी वॉलेटाइल इन नेचर होता है, क्वाइट ऑब्वियस, क्योंकि मार्केट में जैसे ही फ्लक्चुएशंस आएंगी, ही विल विदड्रॉ, ही इज नॉट देयर टू स्टे फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। सो नेट आउटफ्लो, अगर 21-22 के ट्रेंड की बात करूं, सो इट वाज $11.97 बिलियन। और ये ट्रेंड जो है ना, ये नीचे गया है। हमेशा से ट्रेंड थोड़ा ऊपर की तरफ जा रहा था, बट कोविड के बाद, रशिया यूक्रेन वॉर के बाद, और ओवरऑल जो ग्लोबल इंस्टेबिलिटी थी, उसके बाद एफआईआईज ने काफ़ी ज़्यादा विदड्रॉ किया है। Then you have the concept of economic growth and development. Very important again. इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है एक ऐसा नैरो पर्सपेक्टिव जो कि सिर्फ और सिर्फ बात करे आपके किसकी, जीडीपी की, प्रोडक्शन की बात करे। ठीक है, कि प्रोडक्शन बढ़ रही है कि नहीं, नेशनल इनकम बढ़ रही है कि नहीं। ठीक है, आप ऐसे समझ लो कि क्लास में बच्चे हैं और मैं बोलूं कि ये ए सेक्शन है, इसमें ऑन एन एवरेज ना बच्चों के मार्क्स पहले 50 आया करते थे, अब 60 आ जाते हैं और 70 आ रहे हैं, तो बस ये क्लास अमेजिंग है, ये बहुत बेटर परफॉर्म कर रही है। लेकिन मैंने क्या नहीं देखा वो ये था कि आधे बच्चे डिप्रेशन में हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी है लड़के और लड़कियों के बीच में, है ना, द वे दे आर ट्रीटेड, द थिंग्स दे आर टॉट। सो देयर इज अ लॉट ऑफ इनइक्वालिटी। ठीक है, इसके अलावा चीटिंग कर करके बच्चे नंबर अपने बढ़ा रहे हैं, कुछ जो हैं वो चीटिंग कर करके बढ़ा रहे हैं। तो ये जो इंटरनल पैरामीटर्स हैं, इन पे तो मेरा ध्यान ही नहीं गया। हाइजीन क्लास में मेंटेन नहीं है ना, कचरा वहीं पे फेंका हुआ है। तो कहने की बात ये है कि ग्रोथ जो है वो बहुत एक नैरो पर्सपेक्टिव है, जो कि सिर्फ क्वांटिटेटिव चीज़ों की बात करता है, जैसे कि प्रोडक्शन कैसे बढ़ाई जाए, है ना, जीडीपी कितना हो रहा है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना हो रहा है, पर कैपिटा इनकम इंडिविजुअल्स की कितनी हो रही है, नेशनल इनकम कितनी हो रही है। बुरा पैरामीटर नहीं है, आई एम नॉट सेइंग इकोनॉमिक ग्रोथ होना एक बुरी चीज़ है, अच्छी चीज़ है। नंबर आना इवेंचुअली स्कूल जाने का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है ना। उसी प्रकार से कंट्रीज की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ज़रूरी है उनकी नेशनल इनकम, जीडीपी बढ़ना। लेकिन अगर एक कंट्री को पूरी तरह डेवलप होना है, तो सिर्फ वो इकोनॉमिक ग्रोथ पर रिलाई नहीं कर सकते। सो इट इज़ अ प्री रिक्विजिट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, ग्रोथ होना अच्छी बात है, बट ऑल्सो इट हैज़ टू मेक श्योर, अ कंट्री हैज़ टू मेक श्योर कि वो डेवलपमेंट की तरफ भी ध्यान दे। तो यूएस टाइप कंट्रीज जो कि डेवलप्ड नेशंस माने जाते हैं, उनके लिए ठीक है कि वो हर साल अपना जीडीपी असेस कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि हाँ जी, हम तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वो कहानी सही है। लेकिन इंडिया जैसी कंट्रीज सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ पे, जीडीपी पे रिलाई नहीं कर सकती। उनको देखना है कि भाई पॉवर्टी कम हुई कि नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट कम हुई कि नहीं, ये जो जीडीपी इतना बढ़ रहा है, ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है कि नहीं पब्लिक सर्विसेज की। ऐसा तो नहीं है गरीब और अमीर के बीच का गैप बढ़ता जा रहा है ना। क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है, लिटरेसी, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये सारी पैरामीटर जब हम देखने लगते हैं, ओवरऑल लिविंग स्टैंडर्ड्स देखने देखने लगते हैं, सस्टेनेबिलिटी देखने लगते हैं। सस्टेनेबिलिटी मतलब फ्यूचर जनरेशन्स के लिए कुछ छोड़ के जा रहे हो या सब कुछ अपने लिए खत्म करके जा रहे हो। सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अबाउट दैट। तो ये एक बहुत ही ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है, और इसके इंडिकेटर्स की अगर मैं बात करूं, तो वो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, गिनी कोफिशिएंट, है ना, इन्फ्लेशन चेक करना एंड ऑल दैट। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों की बात ये करता है। प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाई जाए, उस पर ये फोकस करता है, सिर्फ प्रोडक्शन नहीं, प्रोडक्टिविटी। ठीक है, प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी, जब लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर होगा। इकोनॉमिक ग्रोथ से ज़्यादा एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, और डेवलपिंग नेशंस लाइक इंडिया के लिए बहुत रेलेवेंट है। ठीक है जी, तो इसके साथ ही बढ़िया तरीके से हमने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया है। अब आप मुझे फटाफट से आंसर्स बता दो। विच अमंग द फॉलोइंग इज द इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ग्रोथ की बात हो रही है, कौन सा इंडिकेटर है, एच डी आई, एच पी आई, गिनी कोफिशिएंट नहीं, ये सब क्या है, ये सब डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स हैं। तो ग्रोथ का कौन सा है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सो ए वुड बी द करेक्ट आंसर। An investment in Daiichi Sankyo of Japan acquires Ranbaxy India is an example of which among the following। तो ये हमने बीच में थोड़ा सा डिस्कस किया था। ग्रीन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जैसा कुछ होता ही नहीं है, टाइप्स में सिर्फ ये तीन आ जाते हैं, ग्रीन फील्ड, ब्राउन फील्ड एंड जॉइंट वेंचर। और डाइची सांक्यो का जो एग्जाम्पल है, दैट शोज ब्राउन फील्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सो सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्योंकि इंडिया में ऑलरेडी
जो रनबैक्सी थी, जापान की डाइची सांक्यो ने उसे एक्वायर कर लिया था. सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ ब्राउनफील्ड. एफडीआई इज इन्वेस्टमेंट मेड बाय कंट्री इन अ फॉरेन इन्वेस्टर. क्यों करते हैं एफडीआई? शॉर्ट टर्म कैपिटल्स के लिए? बिल्कुल भी नहीं. शॉर्ट टर्म के लिए जो स्टॉक्स और हेजिंग फंड्स में करते हैं उसे तो एफआईआई कहते हैं, है ना? तो ये तो नहीं है. कंट्रोल द ओनरशिप ऑफ एन एंटिटी. यस, जब टॉम क्रूज एफडीआई बन के आ रहा है तो वो चाहेगा कि डिसीजन मेकिंग में उसे पार्ट बनाया जाए. इन्वेस्ट इन द मशीनरी ऑफ एन इंडियन कंपनी. यस, अगेन मशीनरीज में इन्वेस्टमेंट होती है, प्लांट्स में इन्वेस्टमेंट होती है, इस्टेब्लिशमेंट में इन्वेस्टमेंट होती है. सो 2 and 3 वुड बी द करेक्ट आंसर हियर. सो नाउ दैट वी हैव so just a second, yeah, so now that we have completed the session for today, let me tell you कि आप edutab.in पे जाके अगर आप चाहते हो कोई कोर्स में एनरोल करना तो आप edutab.in पे जाके जैप के कोर्सेज में जब स्क्रॉल डाउन करोगे यू विल कम अक्रॉस ऑल दीज कोर्सेज. आपको यहाँ पे मास्टर कोर्स दिख जाएगा जिसमें कि रिकॉर्डेड सेशंस मिलेंगे. 10 से 20 मिनट के छोटे छोटे रिकॉर्डेड सेशंस हैं, अपनी कन्वीनियंस पे आप कभी भी देख सकते हो. इन्हें हम कॉन्सेप्ट क्लासेस कहते हैं. सो कॉन्सेप्ट क्लासेस के साथ साथ लाइव क्लासेस एग्जाम से पहले रिवीजन के लिए मिल जाएंगी, कॉन्सेप्ट नोट्स मिल जाएंगे आपको रिवीजन के लिए, एंड PYQs, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट एंड FLTs आपको मिल जाएंगे आपकी प्रैक्टिस के लिए. डिटेल जाननी है तो ये ब्रोशर डाउनलोड करो, और ये जो कूपन कोड है इसका इस्तेमाल करके आप डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हो. सो अगर आपको मास्टर कोर्स की डेमो लेके देखना है कि कोर्स आपको पसंद आएगा या नहीं, तो आप सिर्फ ₹1 में ये डेमो ले सकते हो 2 दिन का. इसमें सारे फीचर्स आप एक्सेस कर पाओगे. एंड लाइव क्रैश कोर्स इज द वन जिसमें कि लाइव क्लासेस के थ्रू हम सब कुछ कवर करते हैं. सो 60 लाइव क्लासेस, दिस बैच इज ऑन गोइंग. 60 लाइव क्लासेस के थ्रू हम सारा कुछ कवर करेंगे. 15 क्लासेस पर कंपोनेंट यहाँ पर डिनोट करी जाएंगी और बाकी सब कुछ यहाँ पर सेम रहेगा. ठीक है जी. तो इसमें भी अगेन ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हो आप अपना शेड्यूल देखने के लिए, और कोड का इस्तेमाल कर सकते हो डिस्काउंट के लिए. अगर सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज़ करनी है, प्रैक्टिस करनी है, तो टेस्ट सीरीज़ चेकआउट कर सकते हो. और अगर इंडिविजुअल मास्टर कोर्स चाहिए कोई तो वो भी अवेलेबल है. आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो इंडिविजुअल सिर्फ IEIFS का, सिर्फ PPB का, वो वाले मास्टर कोर्सेज भी आपको मिल जाएंगे. So that is all for today's session, guys. I hope you liked the class. Let me know in the comment section, and I will see you in the next one. Thank you.